नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वाले के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। अभी तक आपके एनटीपीसी की परीक्षा के लिए 15 प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दिया है। पिछले प्रैक्टिस सेट को अगर आपने नहीं लगाया है तो उनको जाकर आप ज़रूर लगा लीजिएगा। आइए आज के प्रैक्टिस सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बेहतरीन प्रश्न है। यह एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है सिमलीपाल। इसकी लोकेशन आपसे पूछी गई है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा राज्य में आपको देखने को मिल जाएगा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सितंबर 2024 में कौन सा देश कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश बना था? करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्डन। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जॉर्डन जो देश है यह कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। WHO के द्वारा ये हाल ही में इसकी घोषणा की गई थी, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्डन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैप में जॉर्डन है और जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान है। तो इसकी राजधानी को भी आपको याद रखना है। तथा यह जो जॉर्डन है यह देख पा रहे हैं सऊदी अरब से सीमा साझा कर रहा है, इराक से कर रहा है, सीरिया से कर रहा है, तथा इसके अलावा इजराइल से ये सीमा साझा करता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अशोक के शिलालेखों को पहली बार किसने पढ़ा था? अशोक के जो शिलालेख हैं उनको पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसप ने जो है अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या होने वाला है? अशोक के शिलालेखों को किसने पहली बार पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप ने। हाल ही में 25वें हॉर्नबिल त्यौहार 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? बहुत ही यह इम्पॉर्टेंट महोत्सव है हॉर्नबिल। इसका जो है 25वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया नागालैंड राज्य में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसका जो आयोजन है 1 से लेके 10 दिसंबर के मध्य किया गया। तथा यह जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, त्यौहार है, इसको त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हिंदी के लिए यानी कि हिंदी भाषा के लिए 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? 2024 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है हिंदी के लिए यह किसे दिया जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गगन गिल को। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। गगन गिल को। गगन गिल की जो कविता है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यह गगन गिल की कविता है मैं जब तक आई बाहर। इसी के लिए जो है इनको हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इनकी कविता का नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं जब तक आई बाहर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गगन गिल। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिसंबर 2024 में किसे 9वां ग्लिंका मृदा पुरस्कार प्रदान किया गया है? हाल ही में दिसंबर 2024 के महीने में 9वां ग्लिंका मृदा पुरस्कार दिया गया है। तो यह किसे दिया गया है? थाईलैंड के भूमि विकास विभाग को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यहाँ पे डिटेल को आइए देख लेते हैं। तो हाल ही में 9वां ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। किसको? तो थाईलैंड के भूमि विकास विभाग को। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है 2015 में हुई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का संस्थापक किसे माना जाता है? यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, जवाब दीजिए आप सभी लोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को जो है इसरो का संस्थापक कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम साराभाई। इसरो की जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है आप लोग याद रखिएगा, बेंगलुरु शहर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो सारे फैक्ट आपको याद रखना है।
विक्रम साराभाई को इसरो का संस्थापक कहा जाता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत के राष्ट्रपति के ऊपर जो इम्पीचमेंट जो महाभियोग चलाया जाता है, यह जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जो हम भारतीय संविधान का आर्टिकल जो अनुच्छेद 61 है, इसके अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाने से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है आर्टिकल 61 में, 61 में। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किसके द्वारा यह फेमस पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द वाइट टाइगर? यह एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, द वाइट टाइगर। इसको लिखा गया है अरविंद अडिगा के द्वारा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, अरविंद अडिगा। एक तरफ विटामिन दिया गया है और एक तरफ उनका स्रोत दिया गया है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आइए देख लेते हैं। विटामिन के का यहाँ पे स्रोत क्या दिया गया है? अल्फ़ा अल्फ़ा, बिल्कुल सही हो जाएगा पहला। अल्फ़ा अल्फ़ा जो है विटामिन के का एक बढ़िया स्रोत माना जाता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा कॉड यकृत ऑयल जो होता है, जो तेल होता है, यह विटामिन डी का अच्छा स्रोत माना जाता है, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन ई का जो अच्छा स्रोत है यह गन्ने का रस नहीं होता है, तो आपका सी वाला यहाँ पे गलत दिया गया है। और नींबू जो होता है यह विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो आपका विटामिन ई वाला है यह गलत दिया गया है। इसके बारे में आपको याद रखना है। जो विटामिन ई है इसके कौन कौन से स्रोत होते हैं? तो विटामिन ई का स्रोत होता है मूंगफली का तेल हो गया, गेहूँ हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सभी जो होते हैं ये विटामिन ई के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विटामिन बी 3 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी 3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेलाग्रा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विटामिन बी 3 है इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। इसके बारे में आप याद रखिएगा। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन और इसकी कमी से जो है पेलाग्रा नामक बीमारी होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं विटामिन जो ए है इसकी कमी से रतौंधी होता है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। जो विटामिन ए है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होती है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और जो रिकेट्स नामक बीमारी है, रिकेट्स नामक जो रोग है यह बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी से। तो ये सारे फैक्ट आप याद रख सकते हैं। एब्सिसिक अम्ल एक पादप हार्मोन होता है, इसका कार्य क्या होता है? एब्सिसिक जो पादप हार्मोन होता है इसका कार्य क्या होता है? तो यह जो है पौधों में वृद्धि अवरोधक हार्मोन का कार्य करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन डी, वृद्धि अवरोधक हार्मोन यह होता है। इसका नाम है एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की वह नदी कौन सी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? माही रिवर। माही नदी जो है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो रूर फेमस औद्योगिक क्षेत्र है, प्रदेश है, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह काफ़ी फेमस औद्योगिक प्रदेश है, रूर औद्योगिक प्रदेश। इसकी लोकेशन आपको जर्मनी में मिलेगी। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, यह रूर औद्योगिक प्रदेश है जो जर्मनी का एक इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत ही प्रसिद्ध इंडस्ट्रियल एरिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जर्मनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वह नदी कौन सी है जिस पर तुलबुल परियोजना का निर्माण किया गया है? किस नदी पर तुलबुल परियोजना का निर्माण किया गया है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? झेलम नदी पर। आप लोग याद रखिएगा, झेलम नदी पर जो है तुलबुल परियोजना का निर्माण किया गया है। बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? झेलम नदी के ऊपर जो है तुलबुल परियोजना का निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है
100% सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, झेलम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का दूसरा सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? इसमें से आपको पहचान करनी है कि वह भारत का कौन सा राज्य है जिसकी दूसरी सबसे लंबी तट रेखा यानी कि कोस्ट लाइन है। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो पहले नंबर पे आपका गुजरात आता है। गुजरात की जो तट रेखा है भारत में सबसे लंबी है। सेकेंड नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश की जो तट रेखा है वो भारत में सबसे लंबी है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे कौन आता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए दो आप याद रखिएगा, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है और दूसरी जो तटरेखा है सबसे लंबी आंध्र प्रदेश की है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है भारत का, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य भारत का है गोवा। गोवा की जो कोस्ट लाइन है यह सबसे कम है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपको पता है कि हमारी जो प्रस्तावना है, हमारा जो प्रियम्बल है, इसमें न्याय की बात करी गई है। तो आपको बताना है कि प्रियम्बल में हमारे देश के नागरिकों के लिए कितने प्रकार के न्याय की यानी कि जस्टिस की व्यवस्था की गई है। तो प्रियम्बल में 3 प्रकार के न्याय का जिक्र किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, यानी कि 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है हमारे प्रियम्बल में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। भारत की पार्लियामेंट के द्वारा, भारत की संसद के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था? बेहतरीन प्रश्न है। भारत की संसद के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2005 में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, 2005 में। 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जिसको हम NHRC के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। हाल ही में इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो दिसंबर 2024 के महीने में इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं न्यायमूर्ति रामा सुब्रमण्यम। ये रिटायर्ड न्यायमूर्ति हैं, रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, रामा सुब्रमण्यम। इनको जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा यह जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है यह एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायमूर्ति रामा सुब्रमण्यम। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जिसमें निर्वाचन से संबंधित प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे? तो निर्वाचन से संबंधित प्रावधान आपको किस भाग में मिलेंगे? भाग 15 में। भारतीय संविधान का जो भाग 15 है इसमें जो है निर्वाचन से संबंधित आपको प्रावधान देखने को मिलेंगे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 15। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। वहीं भाग 9 में किसका प्रावधान है? तो भाग 9 में आपको पंचायतों से रिलेटेड प्रावधान मिल जाएगा, पंचायतों से रिलेटेड, इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। वहीं भाग 14A में, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी में, भाग 14 क यानी कि 14A जो है इसमें ट्रिब्यूनल्स यानी कि अधिकरण से संबंधित प्रावधान है। जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जो अधिकरण होते हैं, इनको जो है भाग 14 क में रखा गया है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। वहीं भारतीय संविधान का जो भाग 2 है यह नागरिकता से रिलेटेड है। भाग 2 में जो है नागरिकता को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने 1882 में अपना पहला कार्यालय भारत में कहाँ खोला था? बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। राइट आंसर क्या होने वाला है? जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसने भारत में अपना पहला कार्यालय कहाँ पर खोला था? 1882 में। तो आप लोग याद रखिएगा, मद्रास के अड्यार नामक स्थान पर। मद्रास में एक जगह है अड्यार, यहीं पे जो है
थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला कार्यालय खोला था भारत में? तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास के अड्यार में। इस प्रकार से लिखाएगा लोकेशन आपका, मद्रास के अड्यार में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा यह जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसके स्थापना 1875 में मैडम H.P. ब्लावास्की और कर्नल अलकार्ट के द्वारा न्यूयॉर्क में की गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा यह जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसने 1882 में अपना मुख्यालय अड्यार मद्रास में स्थानांतरित कर दिया था। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन सिविल सेवा परीक्षा में सफलता पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। इनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये जो है इंडियन सिविल सेवा परीक्षा में सफलता पाने वाले पहले भारतीय बने थे। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एक तरफ आपको कुछ आंदोलन दिए गए हैं और उसके आगे उनकी डेट दी गई है। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सी डेट यहाँ पे गलत दी गई है, आपको वह बताना है। तो आइए देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, बेहतरीन प्रश्न, कई बार इसकी डेट एग्जाम्स में देखने को मिली है। तो यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसकी जो शुरुआत है मार्च 1930 में होती है। तो सही आपका है पहला वाला, मार्च 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है। तो पहला सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में होती है, भी सही आपका दिया गया है। पूना पैक्ट आपका नवंबर 1932 में होता है, बिल्कुल गलत है। नवंबर नहीं बल्कि सितंबर में होता है। तो आपका सेकेंड वाला यहाँ पे गलत दिया गया था, नवंबर की जगह सितंबर 1932 में होता है आपका पूना समझौता, यानी कि पूना पैक्ट। वहीं गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो गांधी इरविन समझौता होता है आपका मार्च 1931 को। तो आप याद रखिएगा। तो सी वाला जो था आपका सुमेलित नहीं था। जो पूना पैक्ट है, पूना समझौता है, यह कब होता है? सितंबर 1932 में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। लाठी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाठी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इनको जो है लोकमान्य तिलक लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपको उस शासक की पहचान करनी है जिसके द्वारा शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया गया था। शाहरुख नामक जो चांदी का सिक्का था, यह बाबर ने चलवाया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। वह शासक कौन है जिसका मकबरा भारत से बाहर है? भारत से बाहर जो है किस शासक का मकबरा है? तो राइट आंसर क्या होने वाला है? बाबर का। आप लोग याद रखिएगा, बाबर का जो मकबरा है यह भारत से बाहर है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी अकबर का मकबरा जो है आगरा के सिकंदरा में है। शाहजहाँ का मकबरा भी ताजमहल के अंदर ही है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। लेकिन बाबर का मकबरा जो है आपको काबुल में देखने को मिलेगा, यानी कि यह भारत से बाहर है। इसके अलावा भारत से बाहर जो है जहांगीर का भी मकबरा है लाहौर में। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तो जहांगीर और बाबर इन दोनों का जो मकबरा है यह बाहर है, और अकबर का मकबरा जो है आगरा के सिकंदरा में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तरफ विदेशी यात्रियों के नाम दिए गए हैं और उनका देश दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इब्न बतूता जो फेमस यात्री था, यह किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता जो है मोरक्को का रहने वाला था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सुमेलित है। अब्दुल रज्जाक फारस देश का निवासी था, बिल्कुल सही है। नूनीज ब्रिटेन का था, बिल्कुल गलत है। ब्रिटेन का नहीं, जो है यह पुर्तगाल का यात्री था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है। वहीं मार्को पोलो जो है इटली का यात्री था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं दिया गया था। किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं की जा सकती है? तो आप लोग याद रखिएगा, वर्तमान समय में 3 आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, यानी कि इन 3 कारणों के आधार पर जो है
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, लेकिन आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। जो आंतरिक अशांति शब्द है, इसको जो है आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था भारतीय संविधान से, आपको इसका जवाब देना है। तथा भारत में जो नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान है आर्टिकल 352 में आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 352 के तहत जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो मिरी की पहाड़ियाँ हैं किस राज्य में अवस्थित हैं? बेहतरीन प्रश्न है। मिरी हिल्स यानी कि मिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो ये आपको मिलेंगी अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। हाल ही में भारतीय सेना ने किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर को लॉन्च किया है? एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स का यह प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा। भारतीय सेना के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर को कहाँ पर लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में आपने सुना होगा पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में, यह काफ़ी न्यूज में थी। तो आपको बताना है कि पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में यह परियोजना आपको देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन डी, इसके बारे में आप याद रखिएगा। यह एक ऑटोबायोग्राफी के बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, यह एक ऑटोबायोग्राफी है। किसकी ऑटोबायोग्राफी है आपको बताना है। तो यह एक ऑटोबायोग्राफी है किसकी? दीपा मलिक की। आप भारत की पैरा खिलाड़ी दीपा मलिक की यह ऑटोबायोग्राफी है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, दीपा मलिक की यह ऑटोबायोग्राफी है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसके द्वारा सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत यानी कि टू नेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया गया था? टू नेशन थ्योरी किसने दिया था सबसे पहले? तो आप लोग याद रखिएगा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो है सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया गया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्ष 2024 में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमन कुमारी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जो सुमन कुमारी हैं, ये जो हैं 2024 में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सुमन कुमारी। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे स्लाइड थोड़ी सी मिसिंग है, तो यहाँ पे 6 प्रश्न आपके बाकी रह जाते हैं, तो उनको हम अगले वाले प्रैक्टिस सेट में कवर कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए इतने प्रश्नों को आप आसानी से देख लीजिए। इस प्रश्न यह जो आज का प्रैक्टिस है इसको जो है ईमानदारी पूर्वक आप लगा भी लीजिएगा, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप स्कोर भी हमें बताइएगा कि इन प्रश्नों में से आज का जो प्रश्न हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है आपने कितने सही किए हैं। इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।